नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच का जो संघर्ष था, उसे हम एक बिल्कुल अलग, एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखेंगे। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये दो ऐसी सोच, दो ऐसी मानसिकता की कहानी है जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थीं। तो देखिए, बात सिर्फ दो इंसानों की है ही नहीं। ये दो विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग साइकोलॉजिकल वर्ल्ड्स थे जो आपस में टकराए। और आज हम इसी टकराव की, इसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं उन मनोवैज्ञानिक ताकतों को जिन्होंने इस टकराव को जन्म दिया और इसे इतिहास के सबसे दुखद मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई ना सिर्फ जमीन या सत्ता की नहीं थी। इसके पीछे दो बिल्कुल अलग अलग दिमाग काम कर रहे थे। दो ऐसी सोच जो एक दूसरे से एकदम उलट थीं। तो चलिए सबसे पहले गांधी की मानसिकता को समझने की कोशिश करते हैं। तो गांधी, उनका पूरा का पूरा दर्शन, उनकी फिलॉसफी आंतरिक शक्ति पर टिकी थी। वो मानते थे कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि इंसान के खुद के अंदर होती है। गांधी, वो हमेशा खुद को बेहतर और बेहतर बनाने की धुन में लगे रहते थे। उनके उपवास को देखिए, उनके ब्रह्मचर्य का प्रयोग, ये सब उनके जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल को दिखाते हैं। उनका एक सीधा सा मानना था, अगर दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को जीतना होगा। और सच पूछिए तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यहां पर उदात्तीकरण या सब्लिमेशन का सिद्धांत बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, फ्रॉइड क्या मानते थे कि गुस्सा, आक्रामकता, ये सब इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट है, इसे दबाया नहीं जा सकता। पर गांधी ने कुछ और ही किया। उन्होंने गुस्से को दबाया नहीं, बल्कि उसे अहिंसा की ताकत में बदल दिया। मतलब उन्होंने अपनी जो पाश्विक ऊर्जा थी, उसे एक रचनात्मक शक्ति बना दिया। यह अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं था। इसको समझने के लिए ना, चलिए दिमाग के विज्ञान की मदद लेते हैं। जब भी हमें खतरा महसूस होता है या गुस्सा आता है, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा है एमिगडेला, वो एक्टिव हो जाता है। ये हमें फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है, मतलब लड़ो या भागो। लेकिन गांधी ने क्या किया? उन्होंने ध्यान और प्रैक्टिस से अपने दिमाग का जो तर्क वाला हिस्सा है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसे इतना मजबूत कर लिया था कि वो इस प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से काबू कर सकते थे। सोचिए, ये कितनी अविश्वसनीय मानसिक शक्ति रही होगी। तो ये तो हुई गांधी की बात। अब चलते हैं एक बिल्कुल विपरीत मानसिकता की तरफ। गोडसे का मनोविज्ञान। उनका मनोविज्ञान बाहरी दुनिया पर गुस्सा निकालने और एक कठोर, एक रिजिड विचारधारा से शक्ति लेने पर आधारित था। गोडसे वो एक गहरे पहचान के संकट, एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि गांधी की जो नीतियां हैं, वो उनके समुदाय को कमजोर कर रही हैं। ये एक विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स है, मतलब पीड़ित होने की भावना, जहां इंसान को लगता है कि वो और उसका पूरा समूह लगातार खतरे में है। और जब किसी को ऐसा महसूस होता है ना, तो फिर उसे हिंसा ही एकमात्र रास्ता नजर आने लगता है। और वो कट्टर सोच या रिजिड थिंकिंग का भी शिकार थे। अब मनोवैज्ञानिक रूप से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई इंसान अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा वजूद किसी एक विचारधारा से जोड़ लेता है, तो उसे हर दूसरा विचार, हर दूसरा नजरिया अपने अस्तित्व पर हमला लगने लगता है। और ऐसे में बातचीत की, संवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इसीलिए गांधी की राजनीति उन्हें समझ से बिल्कुल परे लगती थी। गॉडसे के जो बयान हैं, उनको पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो खुद को एक रक्षक, एक सेवियर के तौर पर देख रहे थे। उन्हें शायद ये लगता था कि एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक ग्रेटर पर्पस के लिए हत्या करना उनका कर्तव्य है। और जब कोई इंसान ये मान लेता है ना कि वो किसी बहुत बड़े मिशन के लिए चुना गया है, तो उससे अपने सबसे क्रूर काम भी सही लगने लगते हैं। तो अब तक हमने इन दो बिल्कुल अलग अलग मानसिकता को समझ लिया है ना। एक जो ताकत अंदर से खींचती है और दूसरी जो बाहर की दुनिया से। अब देखते हैं कि जब ये दोनों टकराईं तो हुआ क्या। और यहीं पर दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा, जो मूल अंतर है, वो साफ दिखता है। गांधी का मानना था कि खुद को बदलो तो दुनिया बदल जाएगी, यानी लोकस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का केंद्र अंदर था। वहीं दूसरी तरफ गोडसे का मानना था कि दुनिया में शांति लाने के लिए जो बाहरी समस्या है, उसे जड़ से खत्म करना होगा, यानी नियंत्रण का केंद्र बाहर था। ये टेबल एक तरह से दोनों की मानसिकता का पूरा सार है। एक तरफ गांधी का समावेशी, इंक्लूसिव दृष्टिकोण था, जो सबको साथ लेकर चलना चाहता था, और दूसरी तरफ गोडसे का अनन्य, एक्सक्लूसिव दृष्टिकोण,
जो सिर्फ अपनी विचारधारा को सही मानता था। गांधी की शक्ति आत्मपीड़ा थी, तो गोडसे की ताकत बाहरी हिंसा। एक संवाद चाहता था तो दूसरा दमन। कितना बड़ा फर्क है। तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी का रास्ता विकासवादी था, इवोल्यूशनरी था, इंसान को उसकी पाश्विक प्रवृत्तियों से, उसके एनिमल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठाने का रास्ता। जबकि गोडसे का रास्ता वो आदिम था, प्रिमिटिव। जो पसंद नहीं उसे रास्ते से हटा दो। ये दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे आसान सोच है। तो इस मनोवैज्ञानिक टकराव का अंत क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? एक व्यक्ति की मृत्यु और एक विचारधारा की हार। अब हम इस विश्लेषण के सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो गोडसे के लिए गांधी एक विफल पिता के प्रतीक जैसे थे, एक फेल्ड फादर फिगर। जैसे कोई विद्रोही बेटा अपनी सारी समस्याओं का कारण अपने पिता को मान ले और उस पर हमला कर दे, गोडसे का काम भी कुछ कुछ वैसा ही था। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक त्रासदी थी। और यहीं पे सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी सामने आती है। गोडसे ने गांधी के शरीर को तो खत्म कर दिया बिल्कुल, लेकिन उनके इस काम ने गांधी के विचार को अमर बना दिया। अहिंसा का जो विचार था उसे शहादत मिली और वो पहले से कहीं कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया। और इसीलिए आखिर में ये गोडसे की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक हार थी। वो जिस विचार को जड़ से मिटाना चाहते थे, उन्होंने अनजाने में ही सही उसी विचार को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि क्या किसी शरीर को खत्म करके उसके विचार को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है? शायद इतिहास को देखें तो जवाब हाँ में ही मिलता है।